हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण यानी चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी क्वेश्चन जो बोल रहा है, यहाँ जो दिए गए हैं ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इसमें जो स्थितियां दी गई हैं इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। हमें द्विघात समीकरण बनाना है, केवल उसे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। केवल निरूपित करना है यानी रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। हमें उसका सलूशन नहीं निकालना है यानी उसे हल नहीं करना है, ठीक। तो देखिए ऑप्शन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, जिसे हम वर्ग मीटर बोलते हैं। क्षेत्र की लंबाई जो है वो मीटरों में यानी मीटर में है, यूनिट इकाई हमारी मीटर में है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो फिर इस स्थिति के लिए हमें द्विघात समीकरण लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और फिर बोला है क्षेत्र की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, क्षेत्रफल जो है वो 528 वर्ग मीटर है और लंबाई और चौड़ाई में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो दूसरे स्टेटमेंट यानी दूसरे कथन से स्पष्ट है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी लंबाई निर्भर करती है चौड़ाई पर, है ना। चौड़ाई अगर हमें पता हो तो हम उसका दुगना करके उसमें एक अधिक यानी एक जोड़ देंगे तो लंबाई निकल सकती है। तो हम यहाँ मानेंगे क्या, माना। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। माना जो आयताकार भूखंड है उस भूखंड की चौड़ाई जो है, चौड़ाई वो हम मानते हैं कितना है, यक्स मीटर, ठीक है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने क्या माना, यक्स मीटर। तब भूखंड की लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो लंबाई बोला है कि चौड़ाई के दुगने, दुगने से एक अधिक है। इसका मतलब यक्स का दुगना 2x होगा, है कि नहीं। यक्स का दुगना 2x हो जाएगा और फिर इससे एक अधिक यानी 2x प्लस 1 मीटर। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। बोला है लंबाई जो है वो चौड़ाई, चौड़ाई x मीटर था, उसका दुगना उससे एक अधिक यानी एक प्लस कर देंगे तो 2x प्लस 1 मीटर ये हो गई लंबाई। अब लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो आयताकार भूखंड है ना, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर पता होती है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तब हम लिखेंगे अतः, अतः भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आयताकार भूखंड है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी, 2x प्लस 1 और गुणे चौड़ाई कितनी, x। जब हम इसका गुणा करेंगे तो दो पद है यहाँ पे, दोनों में x का गुणा होगा, तो x का गुणांक यहाँ 1 और 2, 2 1 कम 2, x स्क्वायर, फिर प्लस x और 1 का गुणा x हो जाएगा और ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो पहले से दिया है 528 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तब क्षेत्रफल जो हमने बाई फार्मूला निकाला वो 2x स्क्वायर प्लस x मीटर स्क्वायर है यानी वर्ग मीटर है, और जो पहले से दिया हुआ है वो है 528 वर्ग मीटर। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हम इसको इस तरफ भेजते हैं तो फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 528 और बराबर कितना, 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं। यहाँ पर जो समीकरण बना उसमें जो चर पद यक्स है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए ये बन गया द्विघात समीकरण। हमें हल नहीं करना है, हमें बस निरूपित करना है। तो हमने निरूपित कर दिया कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर कितना है, 0। अगर इसको, इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी
और x की वैल्यू मिल जाएगी तो जो हमने यहाँ माना है वहां पे रखकर हम लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल लेंगे। पर हमें इस क्वेश्चन के अनुसार ही काम करना है, यहाँ पर निरूपित करना है ये केवल समीकरण को, तो हमने यहाँ निरूपित कर दिया। इसको हल करने के लिए क्वेश्चंस में नहीं कहा गया है, इसलिए हम इसको हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी आंसर आ गया कितना 2x² + x - 528। ये इस समस्या जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है इस स्थिति का द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपण है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब चलिए सेकेंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है, 306 है। फिर बोला है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो सवाल से स्पष्ट है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक है और उनका गुणनफल है 306 और हमें क्या करना है पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं माना क्रमागत संख्याएं जो हैं, क्रमागत संख्याएं एक है यक्स, तो दूसरा क्रम से आ रही है और क्रम से संख्या जब आती है तो एक अधिक हो जाती है, हर संख्या अपने पिछली संख्या से एक अधिक होती है। तो अगर पहली संख्या यक्स है तो दूसरी यक्स प्लस कितनी हो जाएगी एक, ठीक है। इस तरीके से क्रमागत संख्याएं हमने माना है एक यक्स और दूसरा कितना यक्स प्लस एक। फिर क्या बोला है पूर्णांकों का गुणनफल यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल ये कितना दिया हुआ है 306 और गुणनफल जब हम निकालेंगे तो एक संख्या यक्स है दूसरी यक्स प्लस एक है, इसका गुणनफल है 306। अब हम इसका गुणा करते हैं तो यक्स और यक्स का गुणा हो जाएगा x² प्लस यक्स और एक का गुणा होगा यक्स बराबर 306। इसको इस तरफ अगर हम भेजेंगे तो x² प्लस यक्स माइनस 306 बराबर कितना 0। ये एक द्विघात समीकरण हो गया, इसलिए यही हमारा आंसर है। फिर से मैं बता दूं यहाँ सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें निरूपित करना है, तो हमने इसको निरूपित कर दिया x² प्लस यक्स माइनस 306 बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ही आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड ऑप्शन है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु वर्षों में, आयु जो है वो वर्षों में है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद 360 हो जाएगा। बोला हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की
वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में, उनकी का मतलब इन दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु की का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा 360। बोला हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा, ठीक है। तो हम समीकरण बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या मानते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु जो है, रोहन की वर्तमान आयु है x वर्ष तथा उसके माँ की, यानी रोहन की माँ की वर्तमान आयु जो है वह, देखिए यहाँ पर क्या है 26 वर्ष बड़ी है उससे, तो रोहन अगर x वर्ष का है तो 26 वर्ष बड़ी उनकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26, यही तो होगी ना, यानी x प्लस 26 वर्ष। फिर 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, दोनों की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है 360। अब यहां पर समझने की जरूरत है 3 वर्ष पश्चात, तो जो अभी x वर्ष का है वो 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 का हो जाएगा। अभी जितनी आयु किसी की है, अगर x मतलब 2 वर्ष बाद, मान लीजिए कोई 10 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद 10 और 3 13, यानी जो बाद की आयु होती है तो जितना वर्ष बीतता है उतना प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर x वर्ष के बाद 3 वर्ष बीत रहा है तो फिर x प्लस कितना हो जाएगा 3। ये रोहन और उसकी माँ की आयु जो है वो x प्लस 26 है, तो x प्लस 26 फिर प्लस 3 हो जाएगा, यानी x प्लस 26 प्लस 3 और बराबर कितना 360। यहाँ देखिए x प्लस 26 3 कितना होगा 29, और यहाँ पर x प्लस कितना 3 बराबर कितना 360। अब यहाँ पर गुणा होगा, पहले इसका इस पद में होगा फिर इसमें, फिर इसका गुणा तो हमें करना आता है, तो फिर ये क्या कितना हो जाएगा x गुणे x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 गुणे x गुणे 29 हो जाएगा 29x, फिर प्लस 3 गुणे x हो जाएगा 3x, और फिर प्लस 3 और 29 का गुणा तो 3 9 होता है 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी 87 बराबर कितना 360। इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ देखिए दोनों जुड़ जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 3 हो गया 12, यानी 32x हो जाएगा, और फिर प्लस जब ये इस तरफ आएगा तो 87 माइनस 360 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह तो घटेगा, तो 10 में से 7 गए 3, अंतर हमें लिखना है। फिर 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचा 2, यानी 273, ठीक है। 7 3 10, 8 7 15, 15 1 16, 2 1 3, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, ये समीकरण बन गया द्विघात, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर कितना 0। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन है उसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है। फिर क्या बोला है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती,
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अधिक लेती है। फिर क्या बोला है? हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी समय में अंतर दिया हुआ 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं? एक समान चाल जो है उसको हम मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, यानी इस चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, यानी जब हम 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी तय करेगी तो फिर लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर और चाल है यक्स, यानी इतना घंटा, इतना घंटा। अब दूसरा जो कंडीशन है उसमें बोला है 8 किलोमीटर घंटा कम होती, यानी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर 480 किलोमीटर की दूरी तो वही तय करनी है ना, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो अब समय क्या होगा? दूरी तो वही है 480 किलोमीटर, दूरी तो 480 किलोमीटर ही है, लेकिन चाल जो है वो ये 8 किलोमीटर कम हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। अभी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा। तो दूरी तो 480 ही है, पर जो चाल है वो यक्स माइनस 8 हो गया, तो ये घंटा हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोला है, इसने बोला है कि अगर ऐसा होता है कि चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उस कंडीशन में उतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। इसका मतलब ये समय ज्यादा है कि नहीं? ये समय क्या है? ज्यादा है, और ये समय क्या है? कम। अब ये तो स्पष्ट है ना, अगर चाल घटा दी जाएगी तो समय बढ़ जाएगा, है कि नहीं? अगर एक डेस्टिनेशन यानी एक दूरी तय करने में चाल अगर कम कर दी जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का तो फिर समय बढ़ जाता है। तो समय में अंतर प्रश्नानुसार समय में अंतर कितने का आता है? 3 का। बड़ा ये वाला है, यानी 480 बटे यक्स माइनस 8 फिर माइनस 480 बटे यक्स बराबर कितना? 3। इसको सिंप्लीफाई करना हमको, तो हम क्या करते हैं? 480 को कॉमन कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 480 को अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 बटे यक्स माइनस 8 फिर माइनस 1 बटे यक्स बराबर कितना? 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं तो यक्स का गुणा 1 में होगा तो यक्स, फिर इसका यहाँ पे होगा तो माइनस यक्स और माइनस प्लस 8 हो जाएगा और बटे इन दोनों का गुणा हो जाएगा यानी यक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना 3 और इधर कितना है 480। यहाँ गुणा हुआ 480 का, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा बटे 480 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन तो आप सबको आता होगा, ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है 480 यहाँ गुणा था तो दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ भाग हो जाएगा यानी 3 बटे 480 हो जाएगा। ठीक है अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह में है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी इसका गुणा यहाँ इसका गुणा है। जब हम इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 3 और 1 का पहले देखो कट रहा है 3 एकम 3 3 एकम 3 3 छह 18 160 यानी 1 बटे 160। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस 8x का जब 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8x ही रह जाएगा क्योंकि 1 में गुणा करने पर हमें वही चीज मिलती है। फिर 160 का जब हम 8 में गुणा करेंगे तो 8 शून्य शून्य 8 छह 48 और 8 एकम 8 4 12 यानी 1280। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना 0। ये द्विघात समीकरण में बदल गया तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें रेलगाड़ी की चाल पता चल जाएगी। ठीक है तो इस तरीके से हमने निरूपित कर दिया द्विघात समीकरण में, हमें इसे सॉल्व नहीं करना बस निरूपण करना था। ठीक है तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.1 का जो सेकंड क्वेश्चन था उसके सारे ऑप्शन सॉल्व कर लिए। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।